हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। एंड आई मस्ट टेल यू, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर फार्मेसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। एंड हम इसमें सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो सब आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो विल बी सिग्निफिकेंस, फिर उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, देन क्लासिफिकेशन एंड दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, और वो है डीएलवीओ थ्योरी एंड स्टोक्स लॉ। हम दोनों थ्योरीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले ये रिकॉल करो कि फार्मेसी में आने से पहले आपने ये वर्ड फर्स्ट टाइम किस रिगार्डिंग सुना था। हमेशा ये वर्ड, कौन सा वर्ड, सस्पेंशन या फिर सस्पेंडेड, या किसी को सस्पेंड कर दिया गया, किसी का सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज हो गया, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हमने किसी ऐसे इंसिडेंट्स के रिगार्डिंग सुने हैं जहाँ पे किसी को निकाल दिया जाता है। बट जब फार्मेसी में आए तो पता चला कि सस्पेंशन नाम की तो कोई डोसेज फॉर्म भी होती है, तो यहाँ पे मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। लेकिन हमने हमेशा से जो पढ़ा और सुना है, आज हम सस्पेंशन भी उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्कूल है। इस स्कूल में क्या हुआ, ये टोटल 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ शरारत की और स्कूल के प्रिंसिपल ने इनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, प्रिंसिपल ने बोला ये स्कूल की बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये 4 बच्चे तो बाउंड्री के बाहर ही रह गए, ये स्कूल नहीं आ सकते हैं, मतलब ये बच्चे सस्पेंडेड हैं। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो एक गुड सस्पेंशन वो होता है जो सेटल नहीं होता है, जो बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं, ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए ये बाउंड्री के अंदर एंटर कर गए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी पार्टिकल जो नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करता है, बाउंड्री के अंदर आने की कोशिश करता है, हमेशा बाउंड्री ये कंसीडर करो, जहां भी सेटल डाउन होने की बात आए वो बाउंड्री है। तो अगर कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन होने की कोशिश करता है या बाउंड्री के अंदर आने की कोशिश करता है तो वो पुअर सस्पेंशन है। हमें ऐसा सस्पेंशन नहीं चाहिए जहां पे कोई अंदर आ जाए, हमें कैसा सस्पेंशन चाहिए, जो सस्पेंशन ऑर्डर को फॉलो करे। तो ये सारे बच्चे सस्पेंशन ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दिस इज गुड सस्पेंशन। ये अंदर आ गए, ऐसे पार्टिकल जो सेटल हो जाए, दैट इज बैड सस्पेंशन। तो देखते हैं सस्पेंशन, आप इसको इसी तरह से याद रखो जैसे हमेशा याद रखा, आउट ऑफ जोन। अब गुड सस्पेंशन कौन सा हुआ, इफ सस्पेंडेड मेंबर डोंट एंटर इन द जोन, दैट इज गुड सस्पेंशन। पुअर सस्पेंशन, इफ सस्पेंडेड मेंबर कम बैक एंड सिट्स इन द ऑफिस, देन इट विल बी पुअर सस्पेंशन। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा एजेंट है जो रोल प्ले करता है, सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट को आप इस तरह से याद रखो कि स्कूल के प्रिंसिपल ने किसी कांस्टेबल पेयोन को गेट पे रखा है जो ये ध्यान रख सके कि ये जो बच्चे हैं ये बाउंड्री को क्रॉस ना करें। तो वो पेयोन को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट, जो ये बच्चों को बाउंड्री से बाहर रखता है और सस्पेंशन ऑर्डर को अच्छे से फॉलो होने में हेल्प करता है। सो दैट वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन। अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ना है हमें, क्या एडवांटेजेस है सस्पेंशन की। तो सबसे पहले सस्पेंशन की एडवांटेज है कि इट फैसिलिटेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल ड्रग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनसॉल्युबल ड्रग वाला पॉइंट ही सस्पेंशन को बाकी डोसेज फॉर्म से डिफरेंट बनाता है। अगर कोई सॉलिड फॉर्म की ड्रग सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है तो वो सॉल्यूशन बनाती है, और अगर वो डिसॉल्व नहीं होती है किसी सॉल्वेंट में तो वो सस्पेंशन बनाती है। तो ऐसी ड्रग्स जो सॉल्युबल नहीं होती है उन केस में सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन की जाती है। देन इट इज गुड फॉर द ड्रग्स विच आर नॉट स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो सॉल्युबल तो होती हैं सॉल्वेंट में, लेकिन वो
स्टेबल नहीं होती है सॉल्यूशन फॉर्म में, इसलिए उन ड्रग्स का इनसॉल्युबल फॉर्म क्रिएट किया जाता है इंटेंशनली उनकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। इसका एग्जांपल है आपका प्रोकेन पेनिसिलिन जी। इसकी सॉल्युबल फॉर्म अवेलेबल है बट उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इसका इनसॉल्युबल फॉर्म क्रिएट किया जाता है। देन थर्ड वन इज टू मास्क द बिटर टेस्ट। बहुत सारी कड़वी ड्रग्स होती है इम्पैलेटेबल, या फिर बच्चों के केस में उनको मेडिसिन देने में बहुत इशू होता है। ऐसे केस में सस्पेंशन बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके किसी भी बच्चे को इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, बच्चे एडल्ट दोनों के केस में ये हेल्पफुल है। इट गिव्स प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन जो है प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन प्रोवाइड करता है और इसका एग्जांपल है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन। इंसुलिन हर तरह के फॉर्म में आती है एक्सेप्ट ओरल, तो जो सस्पेंशन फॉर्म है वो प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन प्रोवाइड करता है। देन हायर बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई डिसोल्यूशन रेट। इसमें क्या होती है, सस्पेंशन बनाने के लिए ड्रग्स को बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना होता है। जब स्मॉल पार्टिकल्स में ड्रग को कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और हमें पता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है डिसोल्यूशन रेट उतना फास्ट हो जाता है, और जितनी जल्दी डिसोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी और उतना ज़्यादा फास्टर एक्शन होता है। तो ये सारे पैरामीटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन की होती है, देन सस्पेंशन, देन कैप्सूल, देन कंप्रेस्ड टैबलेट एंड देन कोटेड टैबलेट। तो ये ऑर्डर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिकॉल कर लो या फिर नोट कर लो। एंड द लास्ट वन इज एग्जाम्पल, कि अगर हम एसिडिटी के लिए देखते हैं कोई मेडिसिन, तो जेलिसिल का जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा जल्दी काम करता है या फिर ओमेप्राजोल टैबलेट ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो उसका इफेक्ट फास्ट होता है और जल्दी होता है, एंड ओमेप्राजोल टैबलेट का जो इफेक्ट होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये सारी थी एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन। तो देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। कोई भी डोसेज फॉर्म होती है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, लेकिन एडवांटेज ज़्यादा होते हैं इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज सेडिमेंटेशन। समझते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। हमने पढ़ा कि सस्पेंशन इज मेड अप ऑफ इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे अब दो बीकर लो, इसका आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वाटर है, और जो इसमें हम ऐड कर रहे हैं इसमें हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट ऐड कर रहे हैं NaCl। तो क्या होता है NaCl इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और ये क्लियर कंप्लीटली सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। दूसरी तरफ हम सॉल्वेंट मतलब वाटर में क्या ऐड कर रहे हैं, सैंड ऐड कर रहे हैं। सैंड ऐड करने की वजह से क्या होता है, सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो थोड़े टाइम तक तो वो ऐसे ही रहता है, बट उसके बाद आप देखोगे उसकी सेटलिंग डाउन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सेटलिंग डाउन होती है इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और सस्पेंशन के केस में भी सेम होता है। सैंड एंड वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, बट यहाँ हम फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, तो सैंड की जगह आप किसी भी इनसॉल्युबल ड्रग को कंसीडर कर सकते हो। सो सेडिमेंटेशन इज नथिंग बट दिस सेटलिंग डाउन। नेक्स्ट आता है डोज प्रिसीजन। सेम एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। ये वाला आपका फर्स्ट बीकर जो है ये NaCl मतलब क्लियर सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो इक्वली डिसॉल्व हो चुके हैं। अगर आप इसमें से 1 ml भी लोगे तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम आएगी बिकॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। पर इस केस में क्या होता है, जो हमारी मेन API है, जो थेराप्यूटिक ड्रग है, वो नीचे सेटल हो चुकी है। तो अगर कोई पेशेंट इसको इस फॉर्म में ही एडमिनिस्टर करता है तो ऊपर का जो सुपरनेटेंट लिक्विड है यहाँ तो ड्रग नहीं है क्योंकि ड्रग तो सारी इतने पार्ट में सेटल डाउन हो चुकी है। तो इनिशियली पेशेंट को क्या इफेक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इतने पार्ट में तो ड्रग ही नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं डोज प्रिसीजन, और ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है सस्पेंशन का। देन द थर्ड साइड इफेक्ट डिसएडवांटेज इज फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी का एग्जांपल है क्रिस्टल ग्रोथ, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड केमिकल स्टेबिलिटी, इसका भी हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। एंड देन द लास्ट डिसएडवांटेज इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। आपको पता है अगर कोई भी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है या किसी भी तरह का लिक्विड है, वहां पे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड।
तो इस वजह से प्रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। अब अगर हम इतना सारी डिसएडवांटेज होने के बाद भी सस्पेंशन को यूज कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। देखते हैं हमने क्या क्या इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया सो दैट हम इसको यूज कर पाए। टू अवॉइड सेडिमेंटेशन सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जो ये ड्रग पार्टिकल्स को सस्पेंडेड रखती है यहाँ पे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देन द सेकेंड इज डोज प्रिसीजन। आपने हर सस्पेंशन की बॉटल पे पढ़ा होगा शेक वेल बिफोर यूज, ये लेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सस्पेंशन को शेक नहीं करते हो तो यही एज्यूम करके चलो कि उसका जो थेरेप्यूटिक ड्रग है वो सेटल डाउन है, मतलब इनिशियली आपको इफेक्ट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए कोई भी बॉटल परचेज करो मार्केट से, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन उसको हमेशा शेक करना चाहिए। देन द थर्ड वन इज फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। इसके लिए इसकी विस्कोसिटी एंड फ्लॉक्यूलेशन का ऑप्टिमम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत कम विस्कोसिटी हुई तो भी इश्यू आता है, और फ्लॉक्यूलेशन भी बहुत ज़्यादा और कम हो गया तो भी इश्यू आता है। देन फॉर प्रिजर्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। सस्पेंशन के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं सस्पेंशन के, एक होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा होता है डिस्पर्स फेस। तो डिस्पर्स फेस जो होता है वही एक ऐसी चीज है जो सस्पेंशन को इमल्शन से डिफरेंट बनाती है। अभी प्रीवियसली हमने देखा कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सस्पेंशन और इमल्शन में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आपका सॉल्वेंट फेज है, यू कैन सी हियर दिस फेज इज नोन एज कॉन्टिन्यूस फेज, एक्सटर्नल फेज और डिस्पर्जन फेज। ये कॉमन होता है दोनों सस्पेंशन और इमल्शन में, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब इसमें कोई ड्रग ऐड कर दी जाती है वो इनसॉल्युबल सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में हो तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ये सॉलिड डिस्पर्स फेज और इंटरनल फेज मींस अगर सॉलिड प्लस लिक्विड और सेमी सॉलिड का कॉम्बिनेशन हो तो उसको सस्पेंशन बोलेंगे, जहां पे सॉलिड जो है वो ड्रग है, और अगर लिक्विड ड्रग है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है बट उसको इमिसिबल होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन कि जब दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाया जाए तो वो इमल्शन बनाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन। सस्पेंशन में सॉलिड ड्रग होती है और इमल्शन में ड्रग जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और इमिसिबल फॉर्म में, यहाँ पे इनसॉल्युबल यहाँ इमिसिबल, बस इतना ही डिफरेंस होता है सस्पेंशन एंड इमल्शन में। हमें यहाँ पे सस्पेंशन पढ़ना है तो देखते हैं सस्पेंशन की क्लासिफिकेशन। इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक्चुअली 5 क्लासेस है, एक को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो अगर इसको फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो लिक्विड सस्पेंशन, एरोसोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एमसीक्यूज के लिए। देन फोम्स, जो शेविंग फोम्स आते हैं या और किसी भी तरह का फोम होता है वो आपका सस्पेंशन फॉर्म ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रोपोर्शन, कि एक सस्पेंशन में कितना सॉलिड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे सस्पेंशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में जो कंसंट्रेशन रहेगी वो आपकी 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड रहेगा, एंड कंसंट्रेटेड सस्पेंशन में आपका रहता है 50% वेट बाय वॉल्यूम या फिर उससे ज्यादा। एंड मस्ट टेल यू ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सस्पेंशन आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल सस्पेंशन की कंसंट्रेशन क्या होती है तो वहां पे आपको यही ऑप्शन टिक करना है, दैट इज 2 to 10%। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर सस्पेंशन को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया है, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, और ये आपने डेफिनेटली सुना होगा बहुत बार। देन द लास्ट वन इज साइज। साइज के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया है, मॉलिक्यूलर सस्पेंशन, कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन। इसकी साइज हम आगे आने वाली स्लाइड पे देखते हैं, बट देखते हैं इस स्लाइड में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डाइल्यूट सस्पेंशन की कंसेंट्रेशन एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर। इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को बनाने, उसका फॉर्मुलेशन और उसकी स्टेबिलिटी पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही वाली क्लासिफिकेशन कंसीडर की जाती है।
क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ साइज ही कंटिन्यू करते हैं, तो ये 3 टाइप के हमने पढ़ा। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज स्टार स्लाइड, बिकॉज यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रेंजेस गिवन है। सो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन इज वन वेयर पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, एंड देन द नेक्स्ट वन इज कोलॉइडल डिस्पर्जन, जहाँ पे पार्टिकल साइज 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर है। नाउ हेयर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज यूनिट। स्टूडेंट्स, एक ये ऐसा पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम में मिस्टेक करते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पे है लेस देन 1 नैनोमीटर और यहाँ पे आपका माइक्रोमीटर, सो यू डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज। एंड द थर्ड वन इज कोर्स डिस्पर्जन, जहाँ पे पार्टिकल साइज मोर देन 0.2 माइक्रोमीटर है। तो कोलॉइडल और कोर्स में साइज माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंटेड है, बट मॉलिक्यूलर में इट्स नैनोमीटर। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये यूनिट को इंटर कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू चेंज कर दी जाती है और माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करके नैनोमीटर में, तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपका आंसर करेक्ट है। इसलिए ये जो प्री कैलकुलेशन है ये आप करके जाना। ओवरऑल अगर सस्पेंशन की बात करें तो 1 से 50 माइक्रोमीटर सस्पेंशन का साइज हो सकता है। बेस्ड ऑन साइट एक और क्लासिफिकेशन है जो मैंने बताया था आपको कि इसको हम अलग से कवर करेंगे। तो देखते हैं, ये 3 क्लासेस में सब डिवाइडेड है, ओरल सस्पेंशन, टॉपिकल सस्पेंशन एंड पेरेंट्रल सस्पेंशन। नाम से ही पता चल रहा है, ओरल सस्पेंशन जो हम ओरली ले सकते हैं, इसके एग्जांपल है एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस, देन एंटासिड, उसमें जेल्यूसिल हो गया, कोई भी एंटासिड हो सकता है। पैरासीटामोल सस्पेंशन, बेसिकली ये कब काम आता है, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी हो या बहुत छोटे बच्चे हों, उनके केस में जब टैबलेट वगैरह नहीं एडमिनिस्टर कर सकते तो वहां पे ये सब सस्पेंशन हेल्प आउट करते हैं। देन टॉपिकल सस्पेंशन का एग्जांपल है कैलामाइन लोशन, बहुत फेमस है, आप सबने लैब में बनाया भी होगा। देन क्लोट्राइमाजोल लोशन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये है कि डिस्पर्स फेज जो होता है इसमें हाई कंसेंट्रेशन होता है, मतलब टॉपिकल सस्पेंशन में जो ड्रग की कंसेंट्रेशन होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, मोर देन 20% वेट बाय वॉल्यूम। एंड देन पेरेंट्रल सस्पेंशन, इसका एग्जांपल है आपका ट्राइएमनिसिलोन का सस्पेंशन आता है एंड प्रोटामीन जिंक इंसुलिन का भी। तो इसमें जो आपका डिस्पर्स फेज होता है, मींस जो मेन ड्रग होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है पेरेंट्रल में कम होती है, बिकॉज ये डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे जाता है। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड कि टॉपिकल में ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज इसके एब्जॉर्प्शन और बाकी प्रोसेस में ड्रग कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो सकती है, या फिर अगर इसमें लोकल साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो वहां पे ज्यादा ड्रग कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट पेरेंट्रल में कम कंसेंट्रेशन में ही वो एग्जैक्ट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है और वहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड ये सब भी नहीं होता है, तो इसकी कंसेंट्रेशन 0.5 टू 5% वेट बाय वॉल्यूम होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सस्पेंशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, डीफ्लॉक्यूलेटेड एंड फ्लॉक्यूलेटेड। यहाँ से लेके आगे तक जितना भी हम कवर करने वाले हैं वो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, बिकॉज यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं डीफ्लॉक्यूलेटेड। यहाँ पे फ्लॉक्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले फ्लॉक समझना इंपॉर्टेंट है। फ्लॉक इज नथिंग बट द ग्रुप। फ्लॉक का सिंपल मीनिंग होता है ग्रुप। यहाँ पे आपने ये एग्जांपल देखा, ये हमने सस्पेंशन रिप्रेजेंट किया जहाँ पे दोनों फेजेस रिप्रेजेंट किए। जब ये ड्रग पार्टिकल आपस में एक ग्रुप फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस ग्रुप फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं फ्लॉक। ये ग्रुप फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन की वजह से। तो जो ये वाला सस्पेंशन आपका हुआ, ये इसको आप इजीली बोल सकते हो ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है। डी मतलब जहाँ पे एब्सेंस हो, यहाँ पे कोई ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये सस्पेंशन कैसा है, डीफ्लॉक्यूलेटेड। आइडियली हमें किस टाइप का सस्पेंशन चाहिए, डीफ्लॉक्यूलेटेड ही चाहिए। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो ड्रग पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली पूरे सस्पेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पे डोज यूनिफॉर्मिटी का किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है, इसमें पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन की वजह से ये ड्रग आपस में ग्रुप बना लेती है। देखो ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। ये यूजुअली हमें नहीं चाहिए होता, बिकॉज इसके केस में डोज प्रिसीजन का जो हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था वहां पे इश्यू आता है। कभी कभी डोज बहुत ज्यादा एडमिनिस्टर हो जाएगी और कभी कभी कम हो जाएगी।
सो बेसिकली यही होता है आपका फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड। अब समझते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। ड्रग तो हमने सेम ही डाली है, लेकिन ऐसा क्यों है कि एक सॉल्यूशन जो एक सस्पेंशन है वो डीफ्लॉक्यूलेटेड हो रहा है, दूसरा फ्लॉक्यूलेटेड। रीजन है डीफ्लॉक्यूलेटेड में फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे पार्टिकल के बीच में रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है जो एक दूसरे को ऑपोजिट या फिर एक दूसरे को खुद से दूर भेजता है। यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है जो इसके ग्रुप फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ से आपका आने वाला हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये हम फ्लॉक्यूलेशन और रिपल्शन और अट्रैक्शन इन सब के बारे में आगे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। सब डिफरेंस इंपॉर्टेंट है डीफ्लॉक्यूलेशन और फ्लॉक्यूलेटेड के बीच का। तो डीफ्लॉक्यूलेटेड फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है सस्पेंशन वेयर नो फ्लॉक्यूलेशन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे किसी तरह का ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता है और यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन होता है। क्यों ऐसा होता है इसका रीजन भी हमने मेंशन किया और वो हमें पता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। अब रिपल्शन फोर्स क्यों होता है, हमें हर एक चीज के वाई में जाना है। अगर हम हर एक चीज का रीजन ढूंढ लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाते हैं। रिपल्शन फोर्स क्यों होता है, डबल लेयर चार्जेस की वजह से। अब ये डबल लेयर चार्जेस कुछ नहीं है, जैसे ये आपका मान लो ये आपका बीकर है और ये आपका सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्जन फेज है, ये आपका ड्रग पार्टिकल है, राइट। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट के खुद के कुछ चार्जेस होंगे और ये जो ड्रग पार्टिकल है इसके ऊपर खुद के कुछ चार्जेस होंगे, तो ये यहाँ पे एक डबल लेयर बना लेते हैं चार्जेस की। बेसिकली आयनिक चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करता है और यही रीजन है कि डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ग्रुप नहीं बनते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अगर यही चीज फ्लॉक्यूलेशन में देखें, यहाँ पे हमें पता है अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ग्रुप फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। यहाँ पे लो का मतलब कम नहीं है, यहाँ पे लो का मतलब है स्लो होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन तो डीफ्लॉक्यूलेटेड में भी होता है पर बहुत धीरे धीरे होता है, और उसका रीजन भी रिपल्शन फोर्स होता है, धीरे धीरे होता है क्योंकि ये रिपेल करते रहते हैं। इसके ऑपोजिट में आते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है। क्यों हाई होता है, रीजन देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका ड्रग पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी ग्रुप में नहीं है डीफ्लॉक्यूलेटेड के केस में, तो ये ज्यादा इसका वेट नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग नीचे आता है सेटल डाउन होने के लिए। बट अगर ये सेम केस हम फ्लॉक्यूलेटेड में देखें तो यहाँ हमने देखा यहाँ पे पार्टिकल्स के ड्रग पार्टिकल्स के ग्रुप हो जाते हैं। ओवरऑल जो ये ड्रग का पार्टिकल का वेट हो गया ये कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया। सो ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ये जल्दी नीचे सेटल डाउन होता है क्योंकि इसका ओवरऑल पार्टिकल वेट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज लो सेडिमेंट वॉल्यूम। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसको हम इमेज के थ्रू समझते हैं। ये आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है लेफ्ट वाला और राइट वाला फ्लॉक्यूलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या है, ये आपका सेडिमेंट है और इसने जितनी वॉल्यूम कवर की है वो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप देखो कितनी कम है इसकी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, और यही चीज अगर हम फ्लॉक्यूलेटेड में देखें तो इसकी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ओवरऑल इससे डीफ्लॉक्यूलेटेड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगेन वाई, ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट पार्टिकल है जो नॉन पोरस सेडिमेंट बनाते हैं। नॉन पोरस, इसमें दो तीन रीजन है। पहला रीजन है ये इरेगुलर शेप के पार्टिकल के केस में डीफ्लॉक्यूलेशन देखा जाता है। आपको पता है जब इरेगुलर शेप के पार्टिकल हो तो वो नॉन पोरस मतलब इनके बीच में वॉइड्स नहीं होता, ऐसा केक बनाते हैं और ये धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं तो ये हार्ड केक फॉर्म करते हैं। यही चीज अगर हम फ्लॉक्यूल के केस में देखें, यहाँ पे रेगुलर या सिमेट्रिकल पार्टिकल होते हैं। अगर आप एक कंटेनर में बहुत सारी बॉल्स डाल दो इक्वल साइज की तो आपको पता है वहां पे वॉइड एग्जिस्ट करेगा और उस वॉइड की वजह से ही ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि यहाँ पे लो सेडिमेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे हाई सेडिमेंट वॉल्यूम है। एंड रीजन है कि ये नॉन पोरस होता है और ये पोरस होता है, और पोरस केक को हम सॉफ्ट केक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पोर्स है। जब हम इसको शेक करेंगे फ्लॉक्यूलेटेड को तो ये इजीली रीडिस्पर्स हो जाएगा, इसमें ड्रग पार्टिकल वापस से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये नॉन पोरस है, इसकी रीडिस्पर्सिबिलिटी में इश्यू आता है।
नेक्स्ट पॉइंट यही बोलता है, डिफिकल्ट रीडिस्पर्जन एंड फ्लॉक्यूलेटेड के केस में इजी रीडिस्पर्जन, इसीलिए बोलते हैं शेक वेल बिफोर यूज। अब रीडिस्पर्जन क्यों डिफिकल्ट और इजी होता है, सेम पॉइंट, बिकॉज ये हार्ड केक फॉर्म कर रहा है। हार्ड केक मतलब यहाँ पे जो सेडिमेंट होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत एकदम टफ हार्ड होगा, इसलिए वो वापस से जल्दी से सॉल्युबल इसमें नहीं, इक्वल यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे वॉइड्स हैं और ये लूज केक है, सॉफ्ट केक है, तो ये इजीली रीडिस्पर्स हो जाएगा। देन ऑन द पोटेंशियल कर्व ग्राफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन प्राइमरी मिनिमम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन सेकेंडरी मिनिमम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डीफ्लॉक्यूलेटेड प्राइमरी मिनिमम करते हैं और फ्लॉक्यूलेटेड सेकेंडरी मिनिमम, ये आपका डीएलवीओ थ्योरी में आता है। देन डीफ्लॉक्यूलेटेड का बायोअवेलेबिलिटी रेट हाई होता है, फ्लॉक्यूलेटेड के केस में बायोअवेलेबिलिटी लो होती है। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिफरेंस बिटवीन डीफ्लॉक्यूलेटेड एंड फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। इतना पढ़ने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आए होंगे। वेल, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आए, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वन सस्पेंशन इज फेसिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अनदर इज रिपल्शन। हम सस्पेंशन बना रहे हैं, स्टेप सेम फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर सेम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर या तो सिर्फ अट्रैक्शन होना चाहिए या फिर रिपल्शन होना चाहिए, दोनों अलग क्यों हो रहे हैं सेम डोसेज फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया। सेकेंड क्वेश्चन ये आया कि हमने देखा डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में एक तो रिपल्शन होता है एंड बाद में ये देखा कि वो हार्ड केक फॉर्म कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर रिपल्शन हो रहा है तो उसको लूज केक फॉर्म करना चाहिए, पार्टिकल को एक दूसरे को रिपेल करते रहना चाहिए जिसकी वजह से लूज केक फॉर्म हो, वो इतना कॉम्पैक्ट कैसे बन रहा है, ये सेकेंड क्वेश्चन आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डीएलवीओ थ्योरी में। डीएलवीओ थ्योरी स्टेट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, जहाँ पे ये अट्रैक्शन और रिपल्शन चार्ज के रीजन और बैलेंसेस को एम्फेसाइज करती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, वैंडर वॉल फोर्सेस की वजह से, और ये डिपेंड किस पे करता है, आपका पार्टिकल साइज एंड केमिकल नेचर पे। कहने का मतलब है जितना आपका पार्टिकल साइज कम होगा उतना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितना पार्टिकल साइज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब पार्टिकल साइज कम होता है तो आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनता है, जो हमें चाहिए, मतलब सस्पेंशन चाहिए तो पार्टिकल साइज कम होना चाहिए। अब देखते हैं रिपल्शन क्यों होता है। रिपल्शन होता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कुछ नहीं है, अगर ये आपका ड्रग पार्टिकल है और ये आपका डिस्पर्स्ड फेज, ये वाला आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और ये जो ड्रग पार्टिकल है वो आपका डिस्पर्स फेज है। ये अगर हम कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जिसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज ड्रग ले रहे हैं, और जो डिस्पर्जन मीडियम है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस केस में आपका रिपल्शन एग्जिस्ट होता है और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनता है। इसका ही ऑपोजिट एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि ड्रग पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन डिस्पर्जन फेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इस केस में आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन फॉर्म होता है। सो दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस, जो एक ही सस्पेंशन में डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अगेन डीएलवीओ थ्योरी के साथ, जो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स को, जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इज इक्वल टू वैंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस प्लस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर रिपल्शन फोर्स, मतलब ये दोनों के समेशन को बैलेंस करता है। और इसका भी रीजन हम देख लेते हैं कि ये फोर्सेस क्यों होते हैं। ये फोर्सेस जो आपके एग्जिस्ट करते हैं ब्राउनियन मोशन की वजह से, विच इज एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि क्यों वो हार्ड केक फॉर्म करता है रिपल्शन के बाद भी। As the sedimentation continues, the lower portion of sediment gets pressed by the weight of sediment above. Sedimentation मैंने बताया होता है पर बहुत धीरे धीरे होता है, और रिपल्शन का भी एक जोन होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इतने एरिया तक ही रिपेल कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टली जब धीरे धीरे रिपल्शन स्टार्ट होता है, सेडिमेंटेशन स्टार्ट होता है, तो लोअर पोर्शन पे जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर वेट इंक्रीज होने लगता है। किसका वेट इंक्रीज होने लगता है, ऊपर से जो पार्टिकल आ रहे हैं उनका वेट।
ये वेट की वजह से क्या होता है, वेट की वजह से ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स सफिशिएंट होता है टू ओवरकम द हाई एनर्जी बैरियर। हाई एनर्जी बैरियर किसके बीच में है, दो पार्टिकल्स के बीच में है, एनर्जी बैरियर है, इसीलिए वो एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं। कौन सा एनर्जी बैरियर है, रिपल्शन फोर्स का एनर्जी बैरियर है। तो जब ये फोर्स मतलब ये वेट जो फोर्स लगाता है, ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ओवरकम कर जाता है। वंस द एनर्जी बैरियर इज ब्रोकन और क्रॉस्ड, पार्टिकल कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स। कहने का मतलब है जब एक बार आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक थ्रेशोल्ड होता है किसी भी चीज का, जब फोर्स ने वो रिपल्शन बैरियर को तोड़ दिया, उसके बाद यही रिपल्शन फोर्स एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक इन अ डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, दैट इज हाई फोर्स ऑफ रीडिस्पर्जन इज रिक्वायर्ड। जब वो हार्ड केक बना लेता है, हमें वापस से अगर रीडिस्पर्स करना है, तो अब हमें क्या किस तरह से फोर्स लगाना है, अट्रैक्शन फोर्स का जो एनर्जी बैरियर है उसको ब्रेक करना है। तो वो एनर्जी बैरियर हम कैसे ब्रेक करते हैं, फिर से उसको शेक करके, बहुत तेज उसको शेक करते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स का जो एनर्जी बैरियर है वो क्रॉस हो जाता है और फिर से एक रीडिस्पर्जन वहां पे हो जाता है। थ्योरी को पढ़ते हुए, डिटेल में समझते हुए आज का टॉपिक एंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डीएलवीओ थ्योरी, एट लो इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन द रिपल्सिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट सो दैट पार्टिकल रिमेन इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, आपके जितने भी सस्पेंडिंग एजेंट है, चाहे वो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट हो या वो डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट हो, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है। तो डीएलवीओ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन कम होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। इसी के ऑपोजिट अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाते हैं। और इसी को आप ऑपोजिटली ले सकते हो, अगर रिपल्शन फोर्स कम है तो कौन सा फोर्स प्रीडोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। अगर रिपल्शन फोर्स यहाँ पे प्रीडोमिनेट कर रहा है तो सब डोमिनेट कौन सा फोर्स कर जाएगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स। तो ओवरऑल है लो इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होता है, और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा। These net attractive forces that the particle encounter cause the formation of aggregate of पार्टिकल, उसको कोagulation बोलते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ये है, डीएलवीओ थ्योरी ये भी बताती है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन के बेसिस पे कोagulation होता है या फिर फ्लॉक्यूलेशन होता है। Thus, the DLVO theory explains that the fact the addition of electrolyte to a colloidal system causes coagulation। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोक्स लॉ एंड ब्राउनियन मूवमेंट, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज हिट द बेल आइकन। एंड आज हमने जितना भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको फ्री एमसीक्यूज, फ्री टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। Along with that, we are also on Instagram, Telegram and WhatsApp. To join the groups, link is provided in the description. Thank you for watching.